or D, because there is no chronic hepatitis A, there is no other. The thing is, there is a variant of a chronic hepatitis E, variant only, variant I say, which can cause chronic hepatitis. Otherwise, all viruses, all hepatoviruses are not leading to the chronicity of the liver, except B, except C. There are two diseases which I have dealt previously, and I have tried my best to clear it. If you detect chronic hepatitis B or chronic hepatitis C, do not worry about it. Both conditions are treatable if they are treatable on they are diagnosed on the time and treated on time. Most of the diseases will resolve, and the cure रब इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं. The cure can occur, क्योंकि लफ्ज़ क्योर जो है वो मेडिसिन में बहुत कम इस्तेमाल होता है. क्योर इस्तेमाल नहीं करते ना, जिस कहते हैं बेटर हो गया, बेहतर हो सकता है, क्योर हो जाएगा ये अगर इफ़ यू ट्रीट ऑन द करेक्ट लाइन्स. और डिजीज़ होती हैं इसके अंदर, जैसे पर आपको मैंने बता दिया था, लिवर के अंदर बहुत सारी डिजीज़ होती हैं, उनमें से एक क्रोनिक हेपेटाइटिस भी है. इसके अंदर ये भी है कि ये डिस्ट्रक्शन करता है, necrosis of the liver, that is called fibrosis of the liver, and pre-cirrhosis, it is hepatic fibrosis and cirrhosis of the liver itself, infiltration of the liver, etc. So there are a very constellation of the diseases which can cause a liver disease, a chronic liver disease. So they are what you can say, putting many things in one basket to easy themselves. मैं किसी को समझ में नहीं आ रहा. मैंने आपसे पहले बताया था कैजुअलिटी में ये होता है इमरजेंसी में, उसको बना देते हैं कार्डियोलॉजी में कि भाई ये ACS है, दूसरा आदमी इनकार भी नहीं कर सकता. इसी तरह क्रॉनिक लिवर डिजीज़ के भाई लिवर डिजीज़ हुई आपके पास आया है, if they have come for the liver disease or some complaints related to the liver, it is slightly delayed he had come. Then और कुछ आपको there are features which are he has, आपने उसको chronic liver disease करा दी. chronic hepatitis नहीं कहा उसको, आपने उसको acute hepatitis भी नहीं कहा, आपने उसको pre-cirrhosis भी नहीं कहा, आपने खाली CLD इस्तेमाल कर दिया. ये लैकिंग नॉलेज यहाँ में मैं समझता हूँ दोज हु आर लिसनिंग, अगर मेरे कोई फ्रेंड इसको सुन रहे हैं, मेरे कुलीग इस बात को सुन रहे हैं, तो ये हमारी लैकिंग ऑफ नॉलेज है. आप इसको क्लियर करना चाहिए था कि ये है क्या चीज़. आर यू श्योर दैट इट इज़ नॉट क्रॉनिक हेपेटाइटिस, इट इज़ नॉट cirrhosis, इट इज़ नॉट portal hypertension, it is not fibrosis. So chronic liver disease in the clinical context is a disease process of the liver that involves the process of the progressive destruction and regeneration of the liver parenchyma. इसमें प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन भी है और इसके अंदर जो है वो लिवर पैरेंकाइमा फिर दोबारा रिजेनरेट होने की भी कोशिश भी करेगा. तो रिपीटेड ट्रॉमा है, रिपीटेड डिस्ट्रक्शन है, रिपीटेड फिर उसके बाद हीलिंग है. इसका मतलब तो ये है क्या रीजनरेशन या लीडिंग टू द फाइब्रोसिस एंड फाइब्रोसिस. इसके अंदर रीजनरेट कर सकता है दो तरीके से, या तो भी है कि हेपेटोसाइट जो होता है बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है ये पोटेंट सेल है, इट इज़ अ मल्टी पोटेंट सेल, तो इट कैन रीजनरेट. या ये करता है कि ये रीजनरेट नहीं होता, ये जो होता है ये रिप्लेस हो जाता है फाइब्रोसिस के साथ, दैट इज कॉल्ड हेपेटिक फाइब्रोसिस. और ये सारी चीज़ें जमा कर दी, मैंने पहले बता दी, इस टर्मिनोलॉजी को हम सिरोसिस कहते हैं. जब आपको एविडेंस मिल जाए इन सारी चीज़ों का जिनके मैंने अभी नाम लिए, तो क्रॉनिक लिवर डिजीज रेफर टू द डिजीज ऑफ द लिवर विच लास्ट ओवर अ पीरियड ऑफ 6 months. 6 महीने से होना चाहिए, जैसे क्रॉनिक हेपेटाइटिस था. अब यहाँ पे जो है ना, एक ज़माने में 3 months होते थे, अब उन्होंने 6 महीने कर दिए उसको.
It consists of the wide range of the liver pathologies, constellation of the diseases है, which include inflammation, chronic hepatitis. It includes the portal hypertension associated. It includes the pre-cirrhosis. It includes the cirrhosis of the liver. It also includes the hepatic fibrosis. It also includes the hepatocellular carcinoma. तो CLD अगर कहेंगे तो आपको बहुत सारे काम लेने हैं. क्रोनिक हेपेटाइटिस आपको बोलना पड़ेगा, इसमें हेपेटिक फाइब्रोसिस आपको बोलना पड़ेगा, इसको अंदर पोर्टल हाइपरटेंशन बोलना पड़ेगा, इसके अंदर प्री सिरोसिस बोलना पड़ेगा, इसमें आपको सिरोसिस बोलना पड़ेगा, और इसके अंदर आपको जो है वो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा बोलना पड़ेगा. 7 चीज़ें बोलनी होंगी इसमें. इन 7 में से कोई एक है, यानी इसका मतलब ये होगा CLD जो कॉन्स्टेलेशन है, डिजीज है. CLD एक चीज़ का नाम नहीं है. अपनी जान छुड़ाई और कह दी कि CLD दिस इज रॉन्ग. प्री सिरोसिस वो कंडीशन है, ऑल द क्लासिकल फीचर ऑफ द सिरोसिस आप नॉट प्रेजेंट, सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी. मिसाल के तौर पर आपको स्पंडा एंजियो में मिल गया, नचा नची फिर रहे हैं आप, लेकिन इसमें कुछ स्प्लेनोमेगाली नहीं मिली पेशेंट में. साइन ऑफ एविडेंस ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड आप इसमें नहीं मिला. इसमें आपको वेस्टिंग मिल गई, इसमें और चीज़ें मिल गई, लेकिन प्री सिरोसिस है. अभी सिरोसिस की तरफ जा रहा है. सिरोसिस का मैंने पहले आपको बता दिया था, सिरोसिस वो कंडीशन है जिसके 4 चीज़ें एटलीस्ट होनी चाहिए. मैं बार बार सिरोसिस दोहराता रहता हूँ. एंड दैट इज इट शुड बी इन्फ्लेम्ड फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. इट एंडेड अप इट व्हाट एंड करेगा तो किस तरह से बढ़ सकता है. इसके 2 चांसेस है, या तो ये कि ये डेब्रीज रिमूव हो तो यहाँ फाइब्रोसिस होगा, या ये रीजनरेट कर जाए. तो एक ही जो है हिस्टोपैथोलॉजिकल सैंपल के अंदर आपको एविडेंस ऑफ इंजरी मिल जाए, ट्रॉमा इंजरी जो भी कुछ मिल रहा है, साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन मिल जाए जिसमें पेरी पोर्टल या पोर्टल से अराउंड पोर्टल ट्रैक्ट हो किसी भी किस्म का, साइंस ऑफ नेक्रोसिस मिल जाए, साइंस ऑफ फाइब्रोसिस मिल जाए, और साइंस ऑफ रीजनरेशन ऑफ द पेरेन्काइमा यानी रीजनरेटिंग नोड्यूल्स मिल जाए. अगर एक ही सैंपल में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो दिस इज कॉल्ड द सिरोसिस ऑफ द लिवर. पोर्टल हाइपरटेंशन इसका शाखसाना है. इज इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर विद इन द सिस्टम ऑफ द वेन्स कॉल्ड द पोर्टल वेनस सिस्टम. Because these veins are not directly going to the inferior vena cava, they are first stay in the liver, they are called the portal. Veins coming from the stomach, intestine, spleen and pancreas merge into the portal vein, which then branches into the small vessels and travels through the liver and the inferior vena cava through hepatic veins and goes to the right side of the heart. It is elaborated in this, the portal vein, how it is formed, on the right side and from the left side, and the portal vein enters into the portal hepatis and it is divided into the portal triads will occur, tracts will occur. It carries these, all the digested products into the liver, and afterwards the sinusoids will take it, the work, and it will end up as the portal veins into the inferior vena cava and to the inferior cava to the heart. Here what is called is the hepatic vein pulmonary gradient, pressure gradient. Hepatic vein के अंदर जो प्रेशर है और पोर्टल वेन के अंदर जो प्रेशर है, अगर उसके अंदर ग्रेडियंट समझते हैं आप क्या होता है, माइनस कर दीजिए इसको, जो बड़ा है उसमें तो छोटे से माइनस करें, वो ग्रेडियंट जो है इसके अंदर बढ़ जाता है. जब फाइब्रोसिस होता है, जब प्रेशराइज होता है तो साइनोसॉइड के ऊपर प्रेशर होता है तो इंट्रासाइनोसॉइडल प्रेशर बढ़ जाता है. तो ब्लॉक्ड इंटेस्टाइनल कम्युनिकेट प्योर डिसिपेशन. उधर से वो ब्लड जो सही लेके आ रहा था पोर्टल वेन, मगर सारे जब उधर जो है वो इतना प्रेशर हाई होगा
पेरिसाइनोसाइडल प्रेशर 20 मिलीमीटर, ये इतना ज़्यादा होगा। और फिर इनसाइड दी हेपेटिक वेन प्रेशर जो है वो 20 मिलीमीटर, जबकि हेपेटिक वेन प्रेशर ग्रेडियंट 18 मिलीमीटर है, इसके अंदर 18 मिलीमीटर। देखो पोर्टल वेन का अपना जो प्रेशर है वो 20 मिलीमीटर है। इसका जो ग्रेडियंट आप निकालेंगे वो ज़्यादा आएगा ग्रेडियंट। More is the gradient, more is the poor projection, more is the higher pressure in the portal vein, portal hypertension. It is a perisinusoidal portal hypertension. There are a lot of causes of it. It is written here, Cirrhosis monsoon egg. For example, alcohol can cause it. The other diseases can cause it. इससे क्या होगा? बैक प्रेशर होगा और पोर्टल वेन क्योंकि सिस्टमिक सर्कुलेशन के साथ भी कम्युनिकेशन दिस देयर एंड मैनी लेवल्स, इसके 3 मशहूर लेवल्स हैं, लेकिन और भी 2 और हैं। फर्स्ट इज द लोअर पार्ट ऑफ एसोफेगस, सेकंड अलोंग द अम्बिलिकस वेयर द पैराअम्बिलिकल वेन ऑफ द गबलिगमेंटेरियस इज देयर कम्युनिकेटिंग, एंड थर्ड एट द रेक्टम। जो रेक्टल जो वेन्स हैं वो कम्युनिकेट करती हैं। 3 जगह सिस्टमिक सर्कुलेशन इज कम्युनिकेटिंग विद द पोर्टल। इसके अलावा और 2-3 जगह हैं, कोलोन के अंदर कुछ एरियाज हैं और इसी तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ एरियाज हैं, यानी जहाँ पे जो किडनी है वहाँ लिगामेंट्स हैं। आपको मालूम है कि रीनल लिगामेंट और लीनल लिगामेंट, वहाँ से भी जो होता है कम्युनिकेट हो जाता है। वहाँ की जो वेन्स होती हैं वो भी कम्युनिकेट करती हैं सिस्टमिक वेन्स, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। The hepatic vein pressure gradient is normal is perisinusoidal portal hypertension. अगर प्रीसाइनोसाइडल पोर्टल हाइपरटेंशन है तो इसके अंदर जो ये ग्रेडियंट है, मिसाल के तौर पे साइनोसाइड से पहले मिसाल के पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस हो जाएगा, या आपने क्लैंप लगा दिया तो पोर्टल वेन में तो प्रेशर बढ़ेगा। ये वाला जो प्रेशर है पेरिसाइनोसाइडल, वहाँ पे जो प्रेशर नहीं बढ़ेगा, तो ये जो ग्रेडियंट होगा ये ग्रेडियंट नॉर्मल रहेगा। वो वहाँ पे प्रेशर क्रिएट ही नहीं हुआ, वो ग्रेडियंट तो जब बढ़ेगा जब एक साइड का प्रेशर दूसरे साइड से प्रेशर बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाए। इसलिए हेपेटिक वेन प्रेशर ग्रेडियंट जो 3 मिलीमीटर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा बस। प्रीसाइनोसाइड साइनसाइड से पहले की बात हो रही है, साइनसाइड से पहले की बात हो रही है। वहाँ पे अगर कुछ हो जाए तो वहाँ पे जो है ना ये ग्रेडियंट पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन पोस्ट साइनोसाइड हो जाए, अगर साइनोसाइड हो चल रहा है लिवर के अंदर, साइनोसाइड होते हैं, उनके ऊपर प्रेशर आ जाए तो ये ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये रिफ्लेक्ट बैक करेगा पोर्टल वेन पे, पोर्टल वेन पे रिफ्लेक्ट करेगी पीछे की साइड पे जहाँ से ये ओरिजिनेट कर रही है। इसी तरीके से ये जो है ना ये स्प्लिन तक चली जाएगी, ये जो है ना एसोफेगस तक चली जाएगी, ये जो है ये अम्बिलिकस तक चली जाएगी, ये जो है ये रेक्टम तक चली जाएगी। इसका बैक प्रेशर होगा इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त। अब ऐसा मेरे ग्रेडियंट उन्होंने लिखे हैं डिफरेंट डायग्नोसिस ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन जो आप निकालते हैं, ये आपके लिए नहीं है। होशियारी में अलग होता है और पोस्ट साइनोसाइडल में अलग होता है। ये दिखाने का मकसद ये था कि ये है एक सब्जेक्ट बहुत बड़ा और ये एक समझदार जो हेपेटोलॉजिस्ट जो होते हैं उन लोगों के लिए होता है, हमारे लिए नहीं होता। ये हमारे लिए ये होता है कि ये प्रेशर साइनोसाइडल अगर है, साइनोसाइड का होता है तो इस ग्रेडियंट पे कोई इफेक्ट नहीं होता। प्री साइनोसाइडल है ये साइनोसाइडल है, ये देखना इसमें होता है। इस प्रेशर को जो है निकालना भी वेरी डिफिकल्ट के अंदर जाके कैनुला डालें और कैनुला डाल के इस प्रेशर मेजरमेंट को करना पड़ता है। इनडायरेक्टली जो है आपको जो है आजकल जो कुछ बता देते हैं वो डॉपलर स्टडीज बता देती हैं, इनडायरेक्ट बता देती हैं, अदरवाइज वो एग्जैक्ट नहीं होती हैं। इन पोर्टल हाइपरटेंशन स्प्लैनिक
vasodilation result from increased nitric oxide. अब पीछे से बैक प्रेशर बढ़ेगा तो स्प्लेनिक डायलिटेशन, स्प्लेनिक जो वही है, जारी वेन्स हैं, जो मेसेंट्रिक वेन्स हैं, दूसरी वेन्स हैं, दे ऑल बिकम vasodilated, डायलिटेशन अकर्स. इसलिए अगर vasodilatation को प्रेशर पड़ता है वो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करती है बिकॉज ऑफ द shear ऑन द वेसल वॉल. इससे जो नुकसान है वो ये है, एक तो ये कि वो लीकेज करेंगी, बैक्टीरियल ट्रांसलोकेशन करेंगी, एसाइटिस अलग हो जाएगा, बैक्टीरियल ट्रांसलोकेशन हो जाएगा, बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस हो सकता है इसके अंदर. दूसरी बात ये रप्चर हो सकती है किसी जगह पे भी बिकॉज ऑफ द स्प्लेनिक वेन्स, बिकॉज ऑफ द सिस्टमिक वेन्स एंड द पोर्टल वेन्स, दे आर कम्युनिकेटिंग एट द डिफरेंट साइड्स. इसका नुकसान बड़ा ज़बरदस्त है. ये मैंने बातचीत की, ये पोर्टल हाइपरटेंशन की बात की. कोई इंसान है, उसको आप कोई ये प्रूव करना है कि पोर्टल हाइपरटेंशन है तो एविडेंस तो दो उसका. व्हाट आर द एविडेंसेस ऑफ द पोर्टल हाइपरटेंशन? आप कहेंगे कैप्टन मेडुसी है इसके अंदर, आप भी कहेंगे इसके अंदर जो है मैंने देखा वो, इसमें ये देखा इसके अंदर जो है वो स्प्रिंग लाज थी इसकी, इसके अंदर जो है ना फ्लूइड था जो कि लिटल साइड पे एब्डोमेन के फ्लूइड मौजूद था, जबकि मुझे प्रेशर वेशर कभी नहीं पता था. पोर्टल वेन का प्रेशर ज़्यादा था बाहर. क्लिनिकली बात हो रही है. और नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से वासोडाइलेशन हो गया था बेसिकली जब स्ट्रेस हुआ था. दरअसल इसकी वजह से ये चीज़ें सामने आ गई थी. तो पोर्टल वेन का प्रेशर खाली जो है वो सिरोसिस के अंदर नहीं बढ़ता. पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस में, पोर्टल वेन ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर भी प्रेशर बढ़ जाता है. ये बताना मकसूद था. और लोगों को जो FCPS मेडिसिन 2 देख रहे हैं उन्होंने बहुत धोखा दिया है लोगों को. खाली वो सिरोसिस के अलावा जो है ना वो समझ ही नहीं पाए. सिरोसिस तो था ही नहीं उसको. The patient was suffering from some of the worm infestation which is blocking the portal vein and causing the portal hypertension. And another case which I have seen was the case where there was a portal vein obstruction because of the myeloproliferative disorder. तो वहाँ पे तो कोई सिरोसिस था नहीं, तो पूरा डिस्कशन सिरोसिस पे हो गया उठा के. हम ये बोल रहे हैं कि साइंस इस पोर्टल हाइपरटेंशन को आप इज अ पार्ट है ऑफ सिरोसिस. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. येस इट इज़ रिजल्ट, लेकिन ये लाजमी नहीं है. दिस इज नॉट नेसेसरी. एन इंक्रीज इन द पोर्टल वेनस इनफ्लो सस्टेन द पोर्टल हाइपरटेंशन. सारी बातें हमें मेसेंट्रिक वेन से और स्प्लेनिक वासोडाइलेशन से एब्जॉर्प्शन हो रहा है. स्मॉल जो ड्यूडिनम है, जो इलियम वेन्स है, इन सब से मिलकर बनी है. आपको मालूम है पेनकेटिक वेन्स के साथ इसका बहुत गहरा ताल्लुक़ है. मेसेंट्रिक वेन के साथ मिला के ये पोर्टल वेन बनी है. और ये पोर्टल वेन जो है फिर उसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन जनरेट हो जाता है. मैकेनिज्म ऑफ द पोर्टल हाइपरटेंशन सिरोसिस अगर आप देखें, नॉट अदर देन सिरोसिस, तो इंक्रीज इंटरहेपेटिक रेजिस्टेंस, स्ट्रक्चरल फाइब्रोसिस है, रीजनरेटेड नोड्यूल्स हैं बैक प्रेशर की वजह से. एक्टिव वासोकंस्ट्रिक्शन है, डिक्रीज इन नाइट्रिक ऑक्साइड हो जाएगी, इंक्रीज वासोकंस्ट्रिक्शन हो जाएंगे. इसमें यहाँ उल्टा मामला है. नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पे क्योंकि वासोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है पोर्टल अंदर, लेवर के अंदर जो पोर्टल सर्कुलेशन है उसकी बात हो रही है. इंक्रीज पोर्टल वीनस इनफ्लो, स्प्लेनिक डायलिटेशन है, इंक्रीज नाइट्रिक, यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ जाएगी और उसको वासोडाइलेशन करेगी, वहाँ लीकेज करेगी और वहाँ पे एसाइटिस कर देगी. इंक्रीज कोलेटरल रेजिस्टेंस हो जाएगा. उससे मैंने पहले बताया आपको कि जहाँ पे सिस्टमिक सर्कुलेशन कंबाइन हो रहा है, पोर्टल वेन के साथ वहाँ पे इसके साइन आ जाएंगे, जैसे एसोफेजियल, जैसे मिसाल के तौर पे हेमोरॉइड्स बिकॉज ऑफ द कैपेट मेडुसी. ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी इन पोर्टल हाइपरटेंशन.
नाउ सिरोसिस कॉजेज द मल्टी सिस्टम डिजीज। जब सिरोसिस की बात करें तो हाइपर डायनामिक सर्कुलेटरी स्टेट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पोर्टल हाइपरटेंशन that plays an important role in the development of and worsening of the complication of cirrhosis. आपने लिवर को तो बांध के रख दिया उठा के, और कार्डियक आउटपुट का एक बहुत बड़ा वॉल्यूम उसको ट्रैप कर दिया, आपने लिवर में ट्रैप कर दिया। अब जब इतना बड़ा वॉल्यूम ट्रैप हो गया लिवर में, तो हाइपर डायनामिक स्टेट हो गई सर्कुलेटरी, और लड़ेगी इसके खिलाफ। उसकी वजह से वो जो चीज़ें आपको नज़र आती हैं सिरोसिस ऑफ द लिवर में, वो इसकी वजह से नज़र आती हैं। तो हाइपर डायनामिक सर्कुलेटरी स्टेट रिजल्ट फ्रॉम द सिस्टमिक वाजोडाइलेशन एंड सोडियम रिटेंशन एंड द ब्लड वॉल्यूम एक्सपेंशन। अब ज़ाहिर इसका जो इफेक्ट आया इसके ऊपर वो ये आया कि वाजोडाइलेशन हो गया सिस्टमिक, उसकी वजह से किडनी में इफेक्ट हुआ, रास जो है जनरेट हुआ RAS, और जिसकी वजह से सोडियम रिटेंशन हुआ और ब्लड वॉल्यूम एक्सपेंशन हुआ, तो लिहाजा वाटर एंड सॉल्ट रिटेंशन हो गया, और यही मुसीबत की जड़ है। Now vasodilatation and hyperdynamic circulation in cirrhosis, multiple organs are involved. The splenic vasodilatation involved. The peripheral vasodilatation, sodium and water retention, ascites occurs. Renal vasoconstriction, hepatorenal syndrome occurs. And the high output cardiac output failure occur because of the least peripheral utilization of oxygen. ऑक्सीजन का एक बहुत बड़ा पार्ट जिसको निकल जाना चाहिए था, यूटिलाइज हो जाना चाहिए था, वो तो हुआ नहीं, वो वैसे का वैसे ही वापस आ गया। इसलिए जब वो वापस आ गया तो अकॉर्डिंग टू स्टर्लिंग लॉ तो हार्ट की एक साइड को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, उसको निकाल के बाहर फेंको। पहले से जो है ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है उसके अंदर, जबकि उसने पल्मोनरी इसमें इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, जैसे ऑक्सीजन दी थी वैसी ऑक्सीजन वापस आ गई। तो क्या करेगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर। तो देयर आर लॉट ऑफ कॉजेज ऑफ हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर। इनमें एक एनीमिया है, दूसरा जो है वो फिस्टुलास हैं, उनके अंदर हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर है, सारे टॉक्सिकोसिस है, वेरी है। ये सारी चीज़ें इनमें यही होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो है आपने जो प्री लोड है वो ज़्यादा कर दिया, प्री लोड ज़्यादा कर दिया तो लेफ्ट वेंट्रिकल को ज़्यादा काम करना पड़ा, उसकी वजह से ज़्यादा काम करने की वजह से वो फेलियर में चला गया। एग्जाम्पल हाईली इसमें थायरोटॉक्सिकोसिस है, लेकिन ये इसमें भी होता है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। तो वासोडाइलेटेशन एंड हाइपरडायनामिक सर्कुलेशन के अंदर जो है वो पल्मोनरी वासोडाइलेटेशन भी होगा, वहाँ भी नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज हो जाएगी और एक और सिंड्रोम वहाँ क्रिएट करेगा, दैट इज कॉल्ड हेपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम। अब से 20 साल पहले इसके बारे में तो पता ही नहीं था किसी को ये क्या होता है। वो कहते थे यार एक पेशेंट है जिसको सिरोसिस है, ही वाज सिरोटिक और लाइट ही वाज मैनेज वेरी करेक्टली, बट स्टिल इसके बाद ऐसी कंडीशन आ गई है कि वो हाइपोक्सीमिया में जा रहा है मरीज, और ऐसा हाइपोक्सीमिया जिसको जो है आप मैनेज ही नहीं कर सकते। वो हेपेटोरीनल और हेपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम्स की बात कर रहे हैं, यहाँ हेपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम की बात कर रहे हैं, इसकी अभी भी बात हुई है। इस तरह ब्रेन के अंदर जो है ना वासोडाइलेटेशन होगा और वहाँ पे ब्रेन एडीमा और हेपेटिक इनकोपैथी होगी बिकॉज ऑफ द इंक्रीज नाइट्रिक ऑक्साइड, बिकॉज ऑफ टियर एंड shear ऑन द एंड द वेसल्स। ये पूरी बॉडी पे इफेक्ट करेगा, यानी कहने का मकसद तक हुआ था यहाँ पे, इसकी वजह से पूरी बॉडी के अंदर जो है ना सेम सीक्वेंस जो है दोहराया जा रहा है। व्हाट इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द सिरोसिस? सिरोसिस इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, नो सिम्टम्स। अगर आपके बाद ऐसे पेशेंट में सिम्टम कोई आपको मिलेंगे नहीं, से वो कहें वीकनेस है और कुछ भी नहीं है, वैसे बस इम्पेयर्ड हेपेटोसेलुलर फंक्शन लेवल। फिर वो आया, उसने आपको जब दिखाई लैब रिपोर्टिंग दिखाई तो वहाँ मालूम चला देयर इज सम डिस्टर्बेंस। थर्डली पोर्टल हाइपरटेंशन मैंने अभी डिस्कस किया, बड़े मज़ेदार आपसे डिस्कस किया
कि इसके आपको साइन कुछ मिल गए, वहाँ से उसको पकड़ लिया आपने, या फिर ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अंडरलाइन डिजीज जिस चीज़ ने सिरोसिस किया था वही आपने खुद पकड़ ली। सिरोसिस तो देखे ना, सिरोसिस तो टर्मिनोलॉजी है जो मैंने इस्तेमाल की थी, आपने पकड़ लिया। सिस्टर्स में मानसूना है, बड़ा कॉमन है इन कंडीशन में, जापान में इधर उधर, ये जो है ना इसकी वजह से ये पॉसिबल हो सकता है। या आपने ये कहा कि इसको जो है ना वो हाइपर वास्कुलरिटी सिंड्रोम है, इसकी वजह से इसके अंदर जो है ना पॉसिबल है कि ये पोर्टल वेन को थ्रोम्बोस कर सकता है, अंडरलाइंग डिजीज पकड़ लिया आपने। Now complication of the cirrhosis result from the portal hypertension, the liver insufficiency. कॉम्प्लिकेशन क्या होंगी? सिरोसिस हुआ तो पोर्टल हाइपरटेंशन हुआ, सिरोसिस हुआ तो लिवर इंसफिशिएंसी होगी, लिवर के फंक्शन डिस्टर्ब हो गए। अगर पोर्टल हाइपरटेंशन अगर हुआ तो वेराइसल हेमरेज कर सकता है, एसाइटिस कर सकता है, स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेटोनाइटिस ये कर सकता है, हेपेटोरेनल सिंड्रोम ये कर सकता है, हेपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम ये कर सकता है। ये दिमाग पे असर करेगा और इनके एलोपैथी कर देगा। लिवर का अपना जो फंक्शन है खुद डिस्टर्ब कर देगा, उसमें अमोनिया कन्वर्ट नहीं होगी इंजूरिक यूरिया, देयरफॉर उसकी वजह से ब्रेन के ऊपर, उसके फंक्शंस के ऊपर, इंटेलेक्चुअल फंक्शंस के ऊपर इफेक्ट आएगा। दैट इज इनकोवेरोपैथी। लिवर के अपनी फंक्शन की वजह से जॉन्डिस हो जाएगा। लिवर की अनसफिशिएंसी की वजह से 4, 5, 6, 7, 8 आप गिना नहीं सकते। Then lot of disturbance occur when the liver is not function properly. What is natural history of cirrhosis? नेचुरल हिस्ट्री है कि देखें, सबसे पहले जो है ना डिस्ट्रक्शन होना चाहिए और क्रॉनिक लिवर डिजीज होनी चाहिए, फिर कंपनसेटेड सिरोसिस होगा। सिरोसिस हो गया है, वो डेफिनेशन मैंने पूरी कर दी थी, उसमें पूरा उतर गया, लेकिन उसने क्या किया, कंपनसेट कर दिया। ये फंक्शंस जो हैं जो डिस्फंक्शन हुए थे, इससे बॉडी पर इतने इफेक्ट्स नहीं आए। हेपेटोरेनल सिंड्रोम नहीं आया, हेपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम इसको नहीं हुआ, इसको दूसरी डिजीज नहीं हुआ, इसको कुछ थोड़ी सी एसाइटिस हो गई, इसका लिवर इलाज हो गया। डेवलपमेंट ऑफ द कॉम्प्लिकेशन जब शुरू होती हैं, जब वेराइसल हेमरेज हो, एसाइटिस हो, इनकैपेबिलिटी हो, जॉन्डिस, तब मसला होता है डिकम्पेंसेशन पे चला जाता है। इफ देयर आर साइंस ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन इट मीन डिकम्पेंसेशन, इसको अपने दिमाग में रखिएगा। इफ देयर आर साइंस ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन इन द पेशेंट इट मीन द पेशेंट इज डिकम्पेंसेटेड। इफ देयर आर नो साइंस ऑफ द पोर्टल हाइपरटेंशन इन द केस ऑफ द क्रॉनिक लिवर डिजीज it is compensated cirrhosis. Now decompensated cirrhosis will ultimately, if you will not treat the patient, it will cause death. How do you make the diagnosis of cirrhosis? The LFT कराएं, इसमें PT है, एल्बुमिन है, बिलिरुबिन है, वो सारी पुरानी चीज़ें हैं, प्रोथ्रोम्बिन टाइम वगैरह। Liver damage as ASL, AST is more than ALT, within condition most of the condition, not all. Alkaline phosphate है, gamma GT है और दूसरी चीज़ें हैं। Liver ultrasound, normality, decrease in size, portal vein enlargement, prominent left lobe। ये आपको लिख लिख के देते रहते हैं लोग अल्ट्रासाउंड के अंदर, ये आपको नज़र आ रहा होता है। हमने अपने FCPS कैंडिडेट को फेल किया, हमने पूछा कि लिवर स्पैन कितना सही है बताओ, वो निकालना उनको आते ही नहीं। अब कोई हाथ मार के देख रहा है, कुछ करके देख रहा है, लिवर स्पैन कितना है पेशेंट का। नॉर्मली 7.5 to 11 होता है पाकिस्तान में, अगर 7.5 सेंटीमीटर से कम है तो ये स्मॉल लिवर है, ये छोटा लिवर है, ये फाइब्रोज लिवर है। ये मालूम चलाना चाहिए था उन एग्जामिनेशन क्लिनिकल, उन्होंने किया ही नहीं। एटियोलॉजिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट, एटियोलॉजी क्या है, हेपेटाइटिस सी के मार्कर, बी के मार्कर, लिवर बायोप्सी कर ले अगर वो कर सकें, बड़ी मेहरबानी होगी। इस इसाक नोडल जो मैंने पहले बताया था तरीक़ाकार होता है, ये आपको बता देगा कि इसका फेट क्या होगा।
और अगर नहीं कर सकते हैं तो फाइब्रो स्कैन करा लें आप। सर्वेलेंस टेस्ट जो है ना, कि आखिर में कॉम्प्लिकेशन है वो ज़ाहिर है अल्फ़ा फीटोप्रोटीन, वो इसलिए कराएँ कि हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के लिए। सोनोग्राफी करा के देख लेंगे नॉरुलेशन कितनी है। एंडोस्कोपी ज़ाहिर एसोफेजियोग्रासिस के लिए। पैरासिंथेसिस करके देख लें इसको। और पैरासिंथेसिस जो है वो एसाटिक पैरासिंथेसिस है, एसाटिक टाइप है। इससे आप जी निकाल लीजिए साग, और इससे पता चल जाएगा कि ट्रांसुडेट है या एक्सुडेट है। और सीरम क्रिएटिनिन हमेशा याद रखिए, किडनी पे इफेक्ट रखें कि क्रिएटिनिन का क्या हुआ। सिरोसिस की डायग्नोसिस ये है कि एक हिस्टोलॉजिकल डायग्नोसिस होना भी चाहिए। 4 चीज़ें चाहिए आपको इस सिरोसिस के अंदर। मैंने क्लिनिकली आपको बताया ना, ये तो उसके असरात हैं, लेकिन एक्चुअली ये है कि वैसे अब ये करते नहीं आज के हिस्टोलॉजी, बल्कि वो क्या करते हैं कि इसको मॉडिफाइड कर दिया है इन्होंने। लिवर स्पैन है वो कम हो गया है किसी पेशेंट का, जिसके अंदर आपको जो है वो साइंस ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन मिल गए हैं, जिसके अंदर जो है आपको पेरिफेरल स्टिग्मेटा ऑफ द लिवर मिल गए हैं। हाउ इन द पेशेंट विद द क्रॉनिक लिवर डिजीज द प्रेजेंस ऑफ वेरियस क्लिनिकल फीचर्स सजेस्ट सिरोसिस, पेरिफेरल स्टिग्मेटा मिल गए हैं। द प्रेजेंस ऑफ दीज clinical features can be followed by the non-invasive testing prior to liver biopsy। कराते को तैयार नहीं होते लोग, लेकिन ये बड़ी ज़बरदस्त डायग्नोस्टिक होती है अगर कोई करवा ले तो। In whom should be suspect cirrhosis? Any patient with the chronic liver disease। chronic liver disease आपने करार दे दिया, chronic abnormal aminotransferes आ रहे हैं, persistent हैं, और alkaline phosphatase persistently raise है। फिजिकल एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स में स्टिग्मेटा और द क्रॉनिक लिवर डिजीज, द मसल वेस्टिंग, वास्कुलर स्पाइरल एंजियोमास, पामर इरिथमास हैं, पैल्पेबल लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर। ज़्यादातर जो है ना राइट से लेफ्ट लोब के अंदर जो होता है वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है। स्मॉल लिवर स्पैन है, जैसे मैंने अभी अर्ज कर दिया, स्प्लीनोमेगाली है। और साइंस ऑफ डिकम्पेंसेशन मिल गए आपको लिवर के, लाइक जॉन्डीस, एसाइटिस, and flapping fibers like asterixis। In whom should be suspect cirrhosis? लेबोरेटरी में लिवर इंसफिशिएंसी आपको मिल जाए, लो एल्ब्यूमिन मिल जाए, 2.5 नॉर्मल है, 3.5 नॉर्मल है। अगर इससे कम मिल जाए, 3.5 से कम मिल जाए तो लो एल्ब्यूमिन होगा। प्रोलॉन्ग ग्रोथ ऑफ इन टाइम आपको मिल गया, बिलिरुबिन आपको हाई मिल गया, पोर्टल हाइपरटेंशन आपको मिल जाती है। और पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से स्प्लीनोमेगाली हुई, स्प्लीनोमेगाली की वजह से हाइपर स्प्लीनिज्म हुआ, और हाइपर स्प्लीनिज्म की वजह से लो प्लेटलेट हो, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो गया। AST हमेशा ALT रेशियो से ज़्यादा होता है, हमेशा 1 टाइम ज़्यादा होता है। अगर 10 उसका है तो वो 1 होगा। मिसाल के तौर पर 125 अगर जो है वो AST है, मिसाल के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, इसका जो है ना आपको जो मिलेगा वो 50 से ज़्यादा मिलेगा, 50-60 आपको ALT मिलेगा। ज़्यादातर इनका जो रेशियो होता है वो 1 से ज़्यादा होता है, AST ज़्यादा होता है ALT से। नहीं नट ये, मगर ये शर्त नहीं है, कंडीशन नहीं है। इन होम वी सस्पेक्ट दिस सिरोसिस। इमेजिंग स्टडीज़, लिवर स्प्लीन स्कैन कराया, स्मॉल लिवर आया, रेगुलर अपटेक का, स्प्लीनोमेगाली, क्लोराइड शिफ्ट टू द बोन मैरो। कैट स्कैन कराया, अल्ट्रासाउंड, नॉडुलर लिवर है, स्प्लीनोमेगाली है, वीनस कोलैटरल्स मिल गए आपको। अब डायग्नोस्टिक एल्गोरिथम है, पेशेंट विद क्रॉनिक लिवर डिजीज एंड अनदर फॉलोइंग राइसल डैमेज मिल चुका है, एसाइटिस मिल चुकी है, मिल चुकी है, हाँ मिल चुकी है। तो लिवर बायोप्सी इसमें ज़रूरी नहीं है। इसमें क्या करना चाहिए, उसको पता ही है कि यार ये होते ही इसी कंडीशन में भाई। लेकिन अगर आपको नहीं मिली और आपको दूसरी फाइंडिंग मिल गई, इनलार्ज हेपेटिक लोब में लेफ्ट लोब में मिल गया, या स्प्लेनोमेगाली मिल गई, या थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मिल गया, या इम्पेयर्ड हेपेटिक डिसफंक्शन मिल गए, या क्रॉनिक स्टिग्मेटा आपको मिल गया लिवर का, अगर ये आपको मिल जाते हैं इस सारे के सारे, तो उसमें भी लिवर बायोप्सी की ज़रूरत नहीं है। ये कंडीशन जो है, ये जो है ना, ये सिरोसिस ऑफ द लिवर है। उस सूरत में भी
लेकिन फर्ज करें अगर इसको ये नहीं मिले आपके, तो रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग आप में करके स्मॉल नोडुलर लिवर प्रूव करें, इंटरनल एब्डोमिनल कोलेटरल प्रूव करें, साइटिस, स्प्लीनोमेगाली, कोलाइडल शिफ्ट टू द स्प्लीन एंड द बोन मैरो, ये प्रूव करें। अगर ये मिल जाते हैं तो ये सिरोसिस ऑफ द लिवर है। लेकिन अगर फर्ज करो ये नहीं मिलते आपको, लेकिन फिर भी आप सस्पेक्ट करते हैं, तो लिवर बायोप्सी विद आंसर इसहाक एंड नोडल जो तरीका है उनका कि पेरीपोर्टल फाइब्रोसिस किस तरह से देखते हैं आप, देखें ना, उसको आप पढ़िए तफसील से। वो क्या करते हैं कि उसके अंदर एक स्कोरिंग सिस्टम बनाया हुआ है, उसके नीचे होगा तो वो सिरोसिस नहीं होगा, उसके ऊपर होगा तो वो सिरोसिस होगा। What is the general clinical management of cirrhosis? The clinical management is etiological treatment. आप प्राइमरी डिजीज को जो है ना वो आप करें, एड्रेस करें ना, फिर उसके बाद प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद कि ट्रांसप्लांटेशन, क्योंकि जारी बात है अगर वो पेशेंट जो है ज़ाहिर अल्टीमेटली ट्रांसप्लांटेशन करना होगा, वरना ज़िंदगी ज़ाहिर है उसके इसी तरीके से रगड़ के गुजारनी पड़ेगी। तो फिर उसके बाद एसेस करके फिर लिवर ट्रांसप्लांटेशन करना होगा। दिस इज द फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन विच आई एम डिस्क्राइबिंग। यहाँ पे मेरा लेक्चर जो होता है, यहाँ आके मैं लोगों से पूछता हूँ व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सिरोसिस ऑफ द लिवर। अब वो बता जो रहा है ना स्टूडेंट, उसका जवाब सुनिए। नंबर 1 उसने कहा जी सबसे पहले बताना चाहूँगा कि वराइसल हेमरेजेस, यस गुड। नंबर 2 ने बताया कि हाइपरटेंसिव गैस्ट्रोपैथी, मैंने कहा बहुत अच्छे। 3rd ने बताया कि स्प्लीनोमेगाली एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, वेरी गुड। एसाइटिस, वेरी गुड। फिर उसने कहा कि इसके अलावा हेपेटिक इनकेफेलोपैथी होती है, ये भी इसका कॉम्प्लिकेशन है, वेरी नाइस। फिर उसने कहा कि जी ये इसके साथ साथ इसमें और मसाइल भी हैं। एसाइटिस खुद एक ज़रा एक प्रॉब्लम है, एसाइटिस बहुत बड़ा ग्रुप है इसका कॉम्प्लिकेशन का, सही। हेपेटोरीनल सिंड्रोम होता है इसमें, जी हाँ। स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस इसमें होता है, जी हाँ। हेपेटोरीनल सिंड्रोम होता है, यस। इसमें ब्लीडिंग टेंडेंसी होती हैं, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, यस। तो ये पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो हमारा स्टूडेंट ने बता दी। उनमें से एक जो है ना विराइसल हेमरेज पे डिस्कस कर रहा हूँ। अब ये देखें ना, ये जो है ना लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्ट, ये जो एसोफेगस है जहाँ एसोफेगल वेन्स हैं, और उसके बाद आपके पास क्या है, गैस्ट्रिक वेन्स हैं। द गैस्ट्रिक वेन्स दे आर रिप्रेजेंटिंग द पोर्टल सिस्टम एंड द इंफीरियर वेन्स सप्लाइंग द लोअर पार्ट ऑफ द एसोफेगस आर रिप्रेजेंटिंग द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो स्प्लेनिक डायलिटेशन जो है जो आपने किया था बिकॉज ऑफ द इंक्रीज प्रेशर इन द पोर्टल वेन, उससे ये हुआ कि इंक्रीज पोर्टल वेनस इनफ्लो हो गया, और वराइसल जो ऊपर जहाँ पे ये दोनों चीज़ें मिल रही थी उनकी ग्रोथ बढ़ती चली गई। तो रेजिस्टेंट टू द पोर्टल फ्लो, इट विल cause the increased portal pressure on one side, it will cause reduced splenic arterial resistance and increase the portal blood inflow, resulting in varices, esophageal varices. Varices increase in the diameter progressively। देखिए ना, नो varices पहले होगा, आपको खाली नज़र आएगा छोटे छोटे, अगर आप एंडोस्कोप कर रहे हैं, चारों तरफ से जो आपको घेरे नज़र आ रहे हैं इसमें रिंग्स। इसके बाद स्मॉल वेराइसिस के अंदर जो है ना ये वेन्स बिल्कुल साफ नज़र आ रही हैं, जो डायलेटेड नज़र आ रही हैं, टॉर्चुअस से थोड़ी सी डायलेटेड है। लार्ज वेराइसिस के अंदर जो है ना वो पूरे के पूरे जो है ना ट्यूमरस टाइप के जो है ना वो आपको ब्लूइश है और ट्यूमरस टाइप है, जो कि नज़र आ रहे हैं आपको एट द लोअर एंड ऑफ द एसोफेगस। अब ये जैसे जैसे साइज बढ़ता चला जाएगा, ये ऑब्स्ट्रक्शन भी करेगा साथ में, ज़रा ये फट जाएगा तो ब्लीडिंग करेगा। तो रेजिस्टेंस टू द पोर्टल फ्लो विल इंक्रीज द पोर्टल प्रेशर, जैसे मैंने पहले बताया, इट विल कॉज वेराइसिस। वेराइसिस का प्रॉब्लम ये है, खाली जो है ये रेजिस्टेंस जो है ना टू द
खाली फूड को जो है ना रोकता नहीं है, बल्कि ये रप्चर हो जाता है। रप्चर हो गया, ब्लीडिंग हो गई, वेराइसल हैमरेज हो गया। राइट्स विद द रेड साइंस ये नज़र आ रहे हैं आपको, रेड साइंस इसके अंदर आपको नज़र आ रहे हैं विद एंडोस्कोपी। फिर इनका क्राइटेरिया जो है चाइल्ड बीसी का जो है उसके लिहाज से इसको डिज़ाइन किया गया है, जो हमारे लिए नहीं है। वेराइसल वॉल टेंशन इज़ अ मेजर डेट्रीमेंट ऑफ द वेराइसल रप्चर। अब वेरिक्स जो है ना, वेरिक्स वो जगह है जहाँ दोनों वेन्स मिली हैं, उनका जो रेडियस है वो कितना है वेरिक्स का। वो रेडियस जो है निकालने के लिए आपको जो है ट्रांसम्यूरल प्रेशर जो है वो चाहिए, ठीक है ना, और वॉल थिकनेस चाहिए, तो ये रेडियस इसका निकल आएगा। लेकिन अगर आप टेंशन निकालना चाहते हैं, वेरिसल वॉल टेंशन, तो टी को टी पी मल्टीप्लाई बाय आर बाय डब्ल्यू कर दीजिए। जितना ज़्यादा टी होगा उतना ज़्यादा चांसेस रप्चर का हो जाएगा। ये मैंने अभी अभी समझाया है। हमें तो रेडियस की बात करें, आर हम जो वॉल थिकनेस जो है ना वो ज़ाहिर है वो भी निकल आती है, डॉपलर से निकाल लीजिए। वॉल थिकनेस कितनी है वो निकाल लीजिए, और ट्रांसम्यूरल प्रेशर जो है वो भी जो है डॉपलर आपको निकाल के दे देगा। इससे ये पता चलेगा कि जो असल जो है वो ये है कि वेरिसल वॉल टेंशन जिसे कहते हैं टी, वो कितनी है। जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा चांस है रप्चर होने का। पोर्टल प्रेशर हुआ, ट्रांसम्यूरल प्रेशर बढ़ गया, पोर्टल प्रेशर डिक्रीजिंग पोर्टल प्रेशर रिड्यूस द रिस्क ऑफ द वेरिसल रप्चर। अब इसी का उल्टा कर दें कि पोर्टल प्रेशर को कम कर दें तो ट्रांसम्यूरल प्रेशर कम हो जाएगा, तो वेरिसल रेडियस का कम हो जाएगा और वॉल थिकनेस कुछ मोटी हो जाएगी, और वेरिसल वॉल की टेंशन जो कम हो जाएगी और रिस्क ऑफ रप्चर कम हो जाएगा। हर दफ़ा गले के अंदर एंडोस्कोप डाल के और वेरिसल को जो है ना थोड़ी थोड़ी, ये थोड़ी है कि आप जाके उसको जो है सीते हैं, लाइगेट करते हैं, ये हर दफ़ा नहीं करते हैं। आप जो मेडिकल थेरेपी देते हैं उससे इसको कम करते हैं। डिक्रीज इन द हेपेटिक वीनस प्रेशर ग्रेडियंट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ द वेरिसल ब्लीडिंग। और उधर जो मैंने बताया था कि हेपेटिक वीनस प्रेशर ग्रेडियंट है, अगर उसको आप डिक्रीज करेंगे तो वेरिसल ब्लीडिंग भी कम, चांसेस कम हो जाएंगे। देयरफॉर इन सबको जमा कर लिया जाए, जो रिकमेंडेड थेरेपी है कि प्रोपेनॉल देते हैं आप इस पेशेंट को 1/3 ऑफ द पल्स तक आप दे सकते हैं उसको। जैसे किसी की 100 मिलीग्राम पल्स थी तो आप एक टैबलेट जो है ना आप देना चाहते हैं प्रोपेनॉल की, 25 मिलीग्राम से स्टार्ट कीजिए, 10 मिलीग्राम से करें, 25 मिलीग्राम से करें, 10 मिलीग्राम करें 3 टाइम्स अ डे। अगर वो पल्स जो होती है वो 90 हो जाती है तो और बढ़ा दें इसको 1/3 ऑफ द पल्स तक। 1/3 ऑफ पल्स 75 है, 75 तक आपको इस पल्स को करना है, बढ़ाना है आहिस्ता आहिस्ता करके, इससे प्रेशर कम हो जाएगा। सेकंड ये है कि हार्ट रेट को डिक्रीज करें टू 58 बीट 60 तक। खुद जो है ना प्रोपेनॉल अच्छी ड्रग है, ट्रीटमेंट शुड बी कंटिन्यू इंडेफिनिट। लेकिन और ड्रग्स आ गई हैं, जो दूसरे बीटा ब्लॉकर्स हैं वो भी अलाउड हैं, जिसके अंदर बिसोप्रोलॉल है और बिल्कुल अलाउड है। इसके अंदर जो है वो जो अदर जो न्यू बीटा ब्लॉकर्स है, निबोविलॉल वगैरह, वो भी अब अलाउड हो गया है, वो भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा और ड्रग जो है ना कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, वो भी दी जा सकती है। प्रोफिलैक्सिस आप यही कर सकते हैं जो मैंने बताया कि मरीज़ को जो आपको बताना है कि भाई ये हो गया है, आपको बीटा ब्लॉकर्स खाने हैं या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स खाने हैं या नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रेट्स खानी है, वो भी प्रेशर को कम करती हैं, वो भी देते हैं कुछ लोग, खानी है। ये इम्पोर्टेंट तरीन चीज़ है वेरिसल। अगर वेरिसल हेमरेज को रोकना है तो इसके प्रेशर को, टी को, जिसको कहा टेंशन को आप कम करने के लिए ये मेडिकल थेरेपी दे सकते हैं। एक्यूट अगर हो गई है तो इसमें आपको नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पर जाना होगा। नंबर 1 ये करें कि रेश्योर करें, पेशेंट को लिटा दें, आईसीयू में लेके आ जाएं,
बाय हाई हुक और बाय क्रुक जो है किसी भी तरीके से जो ब्लड लॉस होता है इसका जो आपको नज़र आता है वो उतना नज़र नहीं आता जितना कि वो अंदर होता है। इसलिए जो है ना आप जो है ना ज़बरदस्त तरीके से इसकी जो है ना वाचिंग के ऊपर निगाह रखते हैं। और ब्लड जो है ना वो ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, डिपेंडेंट किया जाता है कि बोलो ट्रांसफ्यूजन पैक सेल लगाना है, होल ब्लड लगाना है, क्या करना है। मगर बाय हुक और बाय क्रुक जो असल बात है वो है किसी तरह से भी ब्लीडिंग पॉइंट को ब्लीडिंग रोक देनी। अब इसमें टाइम लगता है। आपने देखे ना क्या कर सकते थे, आपके पास ब्लड अरेंजमेंट था, आपने ब्लड अरेंज कर दिया। अगर ब्लड अरेंजमेंट नहीं किया था आपने प्लाज्मा लगा दिया, आपके पास प्लाज्मा नहीं था आपने नॉर्मल सलाइन लगा दिया, प्लाज्मा एक्सपेंडर लगा दिया। आपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज रखा, पेशेंट को जिंदा रखा। जहाँ तक कि आगे अब बात सेकेंडली कि हाउ टू स्टॉप दिस, इसको रोकेंगे कैसे। अंदर उंगली डाल के तो नहीं रोक सकते थे। अब इसके कई तरीके थे। इन्होंने एक तरीका जो इस्तेमाल किया था वाजोप्रासिन। अब वाजोप्रासिन इंजेक्ट करेंगे, इट इज़ वेरी गुड ड्रग। लोग डरते हैं इसको इस्तेमाल करते हुए। टेलीप्रेसिन एंड वाजोप्रेसिन आर वेरी गुड ड्रग इन कंस्ट्रक्टिंग दी वेन्स। इससे मसला ये होता है कि ये जो है ना साथ साथ इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ को वर्स कर देती है। चूँकि इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ वर्स होती है, अगर किसी में इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ थी तो आप नाइट्रिक ऑक्साइड दे दीजिए साथ, यानी नाइट्रेट्स दे दीजिए, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे दीजिए साथ में। एक ज़माने में ये दी जाती थी दवा, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती थी। फिर उसके बाद उन्होंने इसको इससे आगे चले गए। वो इससे आगे गए। ये उससे आगे जाने से पहले ये बता दूँ, ये जो है ना सोमेटोस्टेटिन जिस वक्त आई हैं उन्होंने इनकलाब बर्पा कर दिया। ऑक्यूटाइड लगाते हैं आजकल, इसमें ऑक्यूटाइड सबकुटेनियस लगाते हैं, तो इससे जो है स्प्लेनिक प्रेशर कम होता है। ये करते हैं नंबर। उसके बाद अगर ये भी फेल हो गए तो फिर इसके बाद एंडोस्कोपिस्ट को कॉल किया जाता है और फिर इसके अंदर जो है ना फिर अंदर जो है ना इसको ब्लॉक किया जाता है बाय बलून। अब ये आप जो है ना अंदर डाल के 2 बलून वाला ट्राइल्यूमिनर कर सकते हैं और बायलूमिनर कर सकते हैं। सेंस ट्यूब वाला जो होता है वो आप कर सकते हैं। इसमें अगर मौजूद है, इसके एक्सपर्ट मौजूद है तो आप कर सकते हैं। उससे ब्लीडिंग कंप्रेशन होगा और रुक जाएगी। फर्ज कीजिए ये एंडोस्कोपी ऐसा मौजूद है, ना तो सेंग स्टिकिंग कर सकता है, ना दूसरा ट्राइलोबार जो कह रहा था वो भी उसको नहीं, वो नहीं, उसके लिए उसको इतना आइडिया नहीं है। तो एंडोस्कोप को कॉल करें और उससे कहें कि वो आके देखे कहाँ पे है और कितना बड़ा है, उसकी ग्रेडिंग ऑफ एसोफेजिस क्या है। या तो लाइगेट करते हैं इसको, पेशेंट को इसको लाइगेट करना ज़रूरी है। या तो आप ये स्क्लेरोसिंग एजेंट के साथ इसको ब्लॉक करते, या बैंड लाइगेशन करते, इसको बैंड लगा के लाइगेशन करते, या इसको सुचरिंग करते, या इसके अंदर जो है वो जिस तरीके से आप सर्जरी करते हैं हम आप देखते हैं तो बर्न किया जाता है, को बर्न कर देते हैं। ये अपने अपना एंडोस्कोपी अपना अपना ख्याल है। सबसे ज़्यादा जो बैंड लाइगेशन की जाती है। सो इसके अंदर जो है ना जो काम है वो बलून टेम्पोनर, जिसको मैंने कहा था कि सेंग ट्यूब और दूसरा वाला जो ट्यूब है और दूसरी ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। उससे ये होता है कि ब्लीडिंग जो है उस वक्त तक रुक जाती है। फिर बाद में ये ब्लीडिंग दोबारा शुरू होते हैं, सेकंड अटैम्प्ट बुलाते हैं, 2-3 महीने बाद फिर बुलाते हैं उसको, या स्क्लेरोसिंग एजेंट लगाते हैं इसमें, या फिर बैंड लाइगेशन करते हैं दोबारा। लेकिन मसला ये होता है कि इस दौरान 2 टाइम है, 3 महीने मिला है, तो फिर ये अगर ये बढ़ गया ये फिर दोबारा, तो ये प्रेशर है इसको कम करने के लिए हम जो साथ साथ कुछ ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं पेशेंट की, जिससे प्रेशर इसका कम रहे। मैंने पहले कहा था ये तो प्रोपेनॉल दें आप, या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दें, या नाइट्रेट्स दें। इनमें से कोई ड्रग जो कंटिन्यूएशन में देते रहें ताकि स्प्लेनिक प्रेशर कम रहे। इससे प्रोफिलैक्सिस रह जाएगी रिकरेंट हेमरेज की। लेकिन आपको दोबारा करना पड़ेगा एंडोस्कोपी, दोबारा इसको चेक करना होगा
दोबारा इसको जो है ना लाइगेट